1857 ये साल सुनते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं। क्या ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था या फिर भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई? चलिए आज इसी विस्फोटक कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे एक्शन के बीच से। सोचिए, तारीख है 11 मई 1857। कुछ विद्रोही सिपाही दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर पहुंचते हैं और मुगल सम्राट के सामने एक हैरान कर देने वाला ऐलान करते हैं। और यही थी वो चिंगारी, जो चीज़ एक दिन पहले मेरठ की छावनी में एक छोटे से सिपाही विद्रोह की तरह शुरू हुई थी, वो अब हिंदुस्तान के दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। अब जैसे ही ये खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, बस फिर क्या था, गंगा घाटी में तो जैसे आग ही लग गई। और ये आग इतनी तेजी से फैली, मतलब हैरान करने वाली तेजी से, कि एक के बाद एक छावनियां इसकी चपेट में आने लगी। शहरों और गांव में हर जगह ऐलान चिपका दिए गए और इन ऐलानों में एक ही अपील थी, सब एक हो जाओ और फिरंगियों का सफाया कर दो। ये जो शब्द है ना, फिरंगी, ये उस वक्त विदेशी शासकों, खासतौर पर अंग्रेजों के लिए लोगों के दिल में जो गहरा गुस्सा था उसे जाहिर करता था। तो सवाल उठता है कि बगावत की ये आग आखिर इतनी तेजी से फैली कैसे? इसे हवा कहाँ से मिल रही थी? देखिए, वजह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। नहीं, ये तो दशकों से जो गुस्सा, जो शिकायतें जमा हो रही थी ना, उसका नतीजा था। वो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह, वो इतनी पावरफुल क्यों साबित हुई? क्योंकि उसने लोगों के एक बहुत ही गहरे डर को छू लिया था। डर ये था कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म और उनकी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, पिछले कई सालों से हो क्या रहा था। ब्रिटिश नीतियां एक जानी पहचानी दुनिया को पूरी तरह से बदल रही थीं। अवध, झांसी, सतारा जैसे राज्यों को हड़प लिया गया। सती प्रथा जैसे रिवाजों को खत्म करने के लिए नए कानून लाए गए। एक नया जालिम लैंड रेवेन्यू सिस्टम थोप दिया गया। मतलब लोगों को लग रहा था कि उनकी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो रही है, उनकी संस्कृति पर सीधा हमला हो रहा है। और इन सब में सबसे ज्यादा गहरा असर शायद अवध में महसूस किया गया। अवध, जिसे बंगाल आर्मी की नर्सरी भी कहते थे। 1856 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया और वहां के जो नवाब थे उन्हें देश निकाला दे दिया। सोचिए, लोगों में कितना जबरदस्त गुस्सा और मायूसी फैली होगी। और कब्जे के फौरन बाद अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने तालुकदारों, मतलब जो वहां के लोकल जमींदार थे, उनकी जमीनें छीन ली। इससे समाज का पूरा ढांचा ही हिल गया। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले और बाद में तालुकदारों के कब्जे वाले गांवों के प्रतिशत में कितनी कितनी भारी गिरावट आई। 67% से सीधे 38% पर। मतलब कुछ ही सालों में पावर का इतना बड़ा शिफ्ट। और इसी टूटे हुए भरोसे की एक जबरदस्त मिसाल है ये कोट। एक तालुकदार, हनुमंत सिंह, ने एक ब्रिटिश अफसर की जान बचाई, और जान बचाने के बाद वो उससे कहते हैं कि तुम मेरे पास आए जिसे तुमने ही लूटा था, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन अब मैं लखनऊ जा रहा हूं तुम्हें इस देश से बाहर निकालने की कोशिश करने। ये शब्द उस दौर की पूरी कहानी कह देते हैं, है ना? वो उलझी हुई वफादारी, वो गहरा धोखा जिसने लोगों को बगावत के लिए मजबूर कर दिया। तो ठीक है, शिकायतें तो बहुत थीं, पर विद्रोही आखिर चाहते क्या थे? उनका विजन क्या था? उनके जो ऐलान थे, जो प्रोक्लेमेशंस थे, उनसे एक बहुत ही साफ तस्वीर मिलती है। उनका मकसद था अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना और अपनी उस खोई हुई दुनिया को वापस पाना। और इसके लिए उन्होंने बार बार एकता की अपील की, जैसे कि ये मशहूर आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है। इसमें साफ साफ कहा गया कि इस दौर में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, दोनों ही इन काफिर और विश्वासघाती अंग्रेजों के जुल्म के नीचे बर्बाद हो रहे हैं। मैसेज एकदम क्लियर था, हम सबका दुश्मन एक है और साथ मिलकर लड़ने में ही सबकी भलाई है। ये प्रोक्लेमेशन एक तरह से समाज के हर तबके को साथ लाने का एक मास्टर प्लान था। इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। जमींदारों को क्या शिकायत थी? ज्यादा टैक्स, जमीन का छिन जाना। तो उनसे वादा किया गया, टैक्स कम होगा और अपनी जमीन पर पूरा हक मिलेगा। व्यापारियों को क्या दिक्कत थी? अंग्रेजों की मोनोपोली। तो वादा किया गया, सबके लिए ट्रेड खोला जाएगा। कारीगरों का क्या? वो तो अंग्रेजी माल से बर्बाद हो रहे थे, तो उनसे कहा गया, तुम्हें राजाओं और अमीरों से काम मिलेगा। मतलब कोशिश ये थी कि हर कोई, हर एक इंसान इस लड़ाई से जुड़े। तो एक तरफ तो ये सब लोग एकजुट हो रहे थे, लेकिन
उनका सामना एक बहुत बहुत ताकतवर दुश्मन से था, और जब ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने वजूद पर इतना बड़ा खतरा देखा तो उनका जवाब भी उतना ही जबरदस्त और बेरहम था। तो अंग्रेजों ने पलटवार कैसे किया? सबसे पहले उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। इसका मतलब था कि कानून वानून सब सस्पेंड। किसी भी अंग्रेज को हक था कि वो शक के आधार पर किसी भी हिंदुस्तानी को मौत की सजा दे दे। फिर उन्होंने दो तरफ से हमला बोला, कैलकाटा और पंजाब से दिल्ली को वापस लेने के लिए। और ये कोई आसान काम नहीं था। उन्हें एक एक गांव पर दोबारा कब्जा करना पड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा देहात उनके खिलाफ था। और उन्होंने जो तरीका अपनाया वो था खौफ पैदा करने का। लोगों को सरेआम फांसी दी जाने लगी, तोप से उड़ाया जाने लगा, ताकि एक मिसाल कायम हो। और अंग्रेजों को बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि वो सिर्फ कुछ सिपाहियों से नहीं लड़ रहे हैं, ये तो एक जन विद्रोह था। जरा सोचिए, अवध में एक ब्रिटिश अफसर ने अंदाजा लगाया कि वहां की 75% मर्द आबादी विद्रोह में शामिल थी। ये आंकड़ा ये बस चौंकाने वाला है, और ये दिखाता है कि इस बगावत को लोगों का कितना जबरदस्त सपोर्ट हासिल था। तो धीरे धीरे बंदूकें तो खामोश हो गईं, लड़ाई का मैदान शांत हो गया। लेकिन एक और लड़ाई शुरू हुई, और ये लड़ाई थी 1857 की कहानी को लेकर, कि इस कहानी को सुनाया कैसे जाएगा। और यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। ब्रिटिश नजरिए से देखें तो ये इंडियन म्यूटनी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें नाशुक्रे जंगली विद्रोहियों ने मासूम औरतों और बच्चों पर हमला किया और बहादुर ब्रिटिश हीरोज ने उन्हें बचाया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादियों का नजरिया था। उनके लिए ये स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, एक ऐसी कहानी जिसमें झांसी की रानी जैसे वीर किरदार एक जालिम विदेशी ताकत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और इस कहानी को कहने के लिए कला का भरपूर इस्तेमाल हुआ। ब्रिटिश आर्ट में क्या दिखाया गया, उसमें अंग्रेज उद्धारकर्ताओं का जश्न मनाया गया, पीड़ितों के लिए शोक मनाया गया, और सबसे जरूरी, बेरहमी से लिए गए बदले को सही ठहराया गया। रिलीफ ऑफ लखनऊ जैसी पेंटिंग्स या फिर ऐसे कार्टून्स जिनमें बदला लेने की मांग की जा रही थी, इन सब ने ब्रिटेन में पब्लिक ओपिनियन को शेप किया। विद्रोहियों को शैतान की तरह दिखाया ताकि क्रूर दमन को जायज ठहराया जा सके। और इसकी बिल्कुल उलट भारत में क्या हुआ? यहाँ कला और साहित्य ने अपने हीरोज बनाए। रानी लक्ष्मीबाई जैसी लीडर्स को आज़ादी की लड़ाई का एक ताकतवर सिंबल बना दिया गया। और ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं हुआ, ये लोगों के दिलों में, कविताओं में, लोक कथाओं में हुआ। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की ये अमर पंक्तियां, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये लाइनें आज भी हमारे अंदर जोश भर देती हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, ये एक सिपाही विद्रोह था या स्वतंत्रता संग्राम? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। 1857 की कहानी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि इसे सुना कौन रहा है। और यही बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं का ब्यौरा नहीं होता, ये एक कहानी होती है, एक नैरेटिव होता है जिसे हमेशा ताकतवर लोग लिखने की कोशिश